वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज अंकित एंड यू आर वाचिंग वाईफाई टॉपर्स। तो अभी तक हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 4, 5 और 6 में सभी में 4-4 क्वेश्चन दिए होंगे। टोटल 12 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यानी कि आपके नंबरों की बात करें तो 1-3 नंबर का यानी 36 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। कम से कम आपको हर क्वेश्चन में एक पेज तो लिखना ही है, यानी 12 पेज तो आपको भरने ही भरने। स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। तो आज का जो हमारा चौथे का है, इसमें बोल रहा है परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो परागण के प्रकारों का वर्णन करने से पहले यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले पॉलिनेशन की जो है परिभाषा लिखो। क्या होता है पॉलिनेशन यानी परागण। परागण ऐसे हेडिंग डालो और ब्रैकेट में लिख दो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन लिखने के बाद इसकी परिभाषा लिखो, है ना। तो क्या लिखेंगे परागण की डेफिनेशन। सबसे पहले आप लिखेंगे परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके टाइप्स लिखने हैं, है ना। अब हेडिंग डालनी है अगली, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। अब ये परागण के प्रकार हेडिंग डाल के यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये लिखने के बाद अब आपको ऐसे कई लोग लिखने लगेंगे स्वपरागण, परपरागण, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपका पेज भी जो है जल्दी से भर जाएगा, एग्जामिनर पढ़ भी लेगा आसानी से। तो ये सब किया करो, वहां पे ऐसे करो और इधर जाओ। जानते ही हो परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागण। स्वपरागण को क्या कहते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड दूसरा क्या होता है आपका, परपरागण। परपरागण, परपरागण को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कह लो, या आप इसको कई बुक्स में आप देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में इसको जीनोगेमी भी कहते हैं, जीनोगेमी, है ना। ये ऐसे ही इसके बाद जो आपका स्वपरागण है, ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और एक होता है जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी, ठीक है। 2 टाइप का होता है। अब आपको बनाना क्या यहाँ पे, एक तो चाहो तो आप प्रॉपर डेफिनेशन लिख दो, तो डेफिनेशन में बोल दूंगा। डायग्राम छोटा सा मैं बना देता हूं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना है एंड छोटी सी उसके नीचे डेफिनेशन भी लिखनी है। ऑटोगेमी में क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये क्या है, एक पौधा है और इस पौधे में ये आया फूल, ये पुष्प है, और पुष्प का ये क्या है आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये है आपका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि स्टेमन एंड कार्पेल। ये तो जब परागकण, ये रे इसके अंदर परागकण हो, जब परागकण परागकोश से, जब परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। डेफिनेशन यही हो जाएगी, परागकणों का परागकोश से स्थानांतरण किस पे, वर्तिकाग्र पे, उसी पुष्प पे, यानी सेम पुष्प होना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। जीटोनोगेमी में देखो क्या होगा, मान लो ये हमारा पौधा है, इस पे मान लो एक फूल ये है, और ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। फ्लावर जो मैं बना रहा हूं, है ना, आप यूनिसेक्सुअल भी बना सकते हो। यूनिसेक्सुअल में मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग बनाएंगे, और बाईसेक्सुअल में एक में ही बना देंगे, ये मान लो ऐसे। अब क्या हुआ, बाय द वे देखो तो ऐसे भी हो सकता है, इसी के पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जाके स्थानांतरित हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। पर ऐसा भी तो हो सकता है इस वाले पुष्प के जो परागकण है इस वाले पुष्प के स्टिग्मा पे क्या हो जाएं, स्थानांतरित हो जाएं। ये जो स्वपरागण और परपरागण होता है, ये किस बेसिस पे हम कहते हैं, जब तक पॉलिन ग्रेन जो है परागकण उसी पौधे के पास ही रहते हैं, यानी कि उसी पौधे के वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं, तब तक उसको हम स्वपरागण ही कहते हैं। जब ये किसी अन्य
पौधे के पुष्प को जाके क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे, तब इसको हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, है ना। ये कई लोग समझने लगते हैं कि फूल बदल गया तो पर परागण हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पौधा जब तक सेम है, अनटिल एंड अनलेस प्लांट इज सेम, तब तक हम क्या कहेंगे, उसको स्वपरागण ही कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। समझ में आया? ये दो कंडीशन अलग अलग बन जाती है, इसलिए इसको ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी बोल देते हैं, पर है ये भी क्या, स्वपरागण ही। कंडीशन क्या है, इसमें जो पॉलन ग्रेन है एक ही पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पे जाके गिर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, पुष्प तो सेम है पर दूसरे पुष्प पे जाके वर्तिकाग्र पे गिर रहे हैं, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे, जब परागकण परागकोश से स्थानांतरित होते हैं उसी पौधे पे लगे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे, पौधा सेम है, उसी पौधे पे लगे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीटोनोगेमी कहते हैं। जब हमारे जो पॉलन ग्रेन है ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पे, कौन से पुष्प पे, उसी प्लांट पे लगे हुए, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीटोनोगेमी। ये इसी को कर देगा तो ये ऑटोगेमी वाला केस बन जाएगा, ये दूसरे वाले को कर देगा तो इसको क्या कह देंगे, जीटोनोगेमी। प्लांट क्या है, सेम, तो कोई चेंज आएगा इसमें, जेनेटिक चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सभी में क्या होगा, जीनोटाइप तो सेम ही होगा। तो ये हो गया, ये डेफिनेशन लिख देनी जो मैंने बोली। फिर आ जाओ पर परागण में। पर परागण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर स्थानांतरण किसी उसी प्रजाति का हो बट किसी अन्य पौधे के पुष्प पे लगे वर्तिकाग्र पे, उसको हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या लिखेंगे, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर किसी उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पे लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने पुष्प बनाए ये सब कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, यानी बाइसेक्सुअल पौधों में भी क्या हो सकता है, पर परागण हो सकता है। पर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि जो डायोसियस प्लांट होते हैं, यानी जिसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, उनमें 100% क्या होगा, पर परागण ही होगा, क्योंकि वो खुद को कभी भी फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा। पर इनमें आप कह सकते हो ऑटोगेमी भी हो सकती है और इनमें जीनोगेमी भी हो सकती है, यानी कि स्वपरागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। पर मैं बनाता हूं, देखो इसमें मान लो एक पौधा ये है और इसमें केवल कौन सा पुष्प है, ये यूनिसेक्सुअल में ये मेल पार्ट है, इसमें क्या आता है, सिर्फ मेल आता है। और एक दूसरा पौधा है, मान लो ये रहा, और इसमें ये फूल है, इसमें केवल क्या आता है, फीमेल पार्ट आता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे किसका ले सकते हैं, पपाया का ले सकते हैं। पपाया में क्या होता है, जो मेल प्लांट होता है अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इसमें देखो क्या होगा, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, स्पीसीज होते हैं प्लांट की, उनको हम क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। डायोसियस, डायोसियस मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, दोनों अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते। अब क्या होगा, यहां से इस वाले पौधे के, ये क्या है, मेल है, मेल का साइन ये होता है, फीमेल ये है, तो यहां से क्या निकलेंगे तुम्हारे परागकण, और ये किसी मीडियम से होके, पर परागण में क्या होता है, बहुत सारे मीडिएटर होते हैं ना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जैसे कि वायु हो सकती है, कीट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या कोई अगर वाटर वाला प्लांट है तो उसको वाटर के थ्रू भी हो सकता है। यानी कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैविक घटक और अजैविक। यानी जैविक में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके कीट, एनिमल, ये सब आ जाएंगे। अजैविक में क्या आ जाएगा, आपका वायु आ जाएगी, आपका जल आ जाएगा, ये सब है। तो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, प्रजाति सेम है, दोनों ही प्लांट किसके हैं, पपाया के हैं, पपाया प्लांट है। तो इस प्लांट के पॉलन ग्रेन उस प्लांट पे लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके स्टिग्मा पे स्थानांतरित हो रहे। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाने हैं और जो मैंने बोला इसको लिख देना है। कैसे लिखना है एग्जैक्टली तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसका शॉर्ट नोट डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लो और देख लो कि कैसे लिखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चौथे का खा, इसमें पूछ रहा प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को हम क्या हिंदी में कहते हैं, अपरा कहते हैं, आपसे अपरा भी बोल सकता। और देखो उसने प्लेसेंटा इंग्लिश में बोलते हैं पर उसने हिंदी में ही प्लेसेंटा लिख दिया, और अगर आप नहीं जानते तो फंस जाओगे वहां। तो आप क्या करेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे, अपरा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में पहले तो एक दो पॉइंट आपको प्लेसेंटा के बारे में लिखने हैं। आपको पता होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब क्लीवेज होता है तो जो जाइगोट होता है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाती है।
तो जो एम्ब्रियो है उसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या बन जाती है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। और वही ट्रोफोब्लास्ट ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यही कोरियोनिक विलाई जो है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उससे क्या हो जाती है, उसमें इंटरडिजिटेड हो जाती है, यानी धस जाती है उसी में, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है, एक आप कह सकते हैं जो डेवलपिंग भ्रूण है यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो है एंड यूटरस के यानी मैटरनल बॉडी एंड एम्ब्रियोनिक बॉडी के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करता है, कौन, प्लेसेंटा क्रिएट करता है ना। तो आप उसमें ऐसे करके लिख सकते हैं कि इम्प्लांटेशन के दौरान जो कोरियोनिक विलाई है वो मात्र ऊतकों के साथ मिलकर एक संबंध स्थापित करते हैं, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके कार्य लिखने हैं, या चाहो तो यहीं पे एक छोटा सा डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने से क्या होगा, बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा होगा और जो ये एम्ब्रियो है या जिसको आप फिटस भी कह सकते हैं, भ्रूण, इसके बीच में जो ये कनेक्शन क्रिएट करवाएगा वो कौन करवाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्रिएट करवाएगी। तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना दो इतना लिखने के बाद। तो ऐसे डायग्राम कैसे बना देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है ऐसे। एकदम प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे किधर को भी पेन घुमा दो, जो बन जाए वही मान लो क्या है, डायग्राम है। जो बन जाएगा मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए। मैंने ये बोल दिया तुम लोग पता नहीं क्या समझ जाओ। तो ऐसे ये जो तुम्हारी एंडोमेट्रियम है इसमें ये तुम्हारा जो प्लेसेंटा है ऐसे क्या होगा, धसा रहेगा, और ये फिर आएगा, और ये किससे कनेक्टेड होगा, आपके फीटस से। ये मान लो फीटस है तो फीटल बॉडी से कनेक्टेड रहेगा, और इसमें जो चीजों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। ये किसके थ्रू होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होगा। इसको क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये जो संरचना है ये ऊपर वाली, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा, है ना। और ये तुम्हारा क्या है जानते ही हो, यूट्रस है। तुम्हारा नहीं मतलब यूट्रस है। अंदर क्या होगी तुम्हारी, अंदर वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं, है ना। ये हो गया। ये तुम्हारा क्या है, इसको ये इसके ऊपर एक ऐसे कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। आपको सब नहीं बताना, ये अंदर ऐसे एक मार्क करके क्या लिख दो, ये क्या है आपका, फीटस है या एम्ब्रियो बोल सकते हो, फीटस या फिर एम्ब्रियो बोल सकते हो। तो फीटस एंड मैटरनल बॉडी के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। ऐसे करके आप वहां पे इसको बॉक्स में बंद कर दो। और ये डायग्राम बहुत सारी बातें बता रहा है जो आप शायद लैंग्वेज फॉर्म में ना लिख पाओ। समझ में आई मेरी बात। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है अपरा के कार्य। क्या डालनी है, अपरा के कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। मार्कर खत्म हो गया, एक सेकंड इंक डाल लूं, ठीक है। तो क्या डालेंगे, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। एंड देन एक एक पॉइंट में करके लिखेंगे ऐसे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो प्लेसेंटा होता है वो विकसित भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन एंड पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करता है, किससे, मदर से, किसको, भ्रूण को प्रदान करता है। पहला कार्य हो गया। दूसरा, जो भ्रूण के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे यानी जो वेस्टेज क्रिएट होगा उसका एक्सक्रीशन भी करवाएगा, यानी उत्सर्जन भी करवाएगा, कौन, प्लेसेंटा। विसरण के द्वारा प्लेसेंटा भ्रूण में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को मदर की बॉडी में क्या कर देता है, उत्सर्जित करवाता है। दो कार्य हो गए। एक तो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है विकसित भ्रूण को, कौन, प्लेसेंटा। दूसरा, जो इसमें अपशिष्ट पदार्थ बनने इनको वापस से मदर के ब्लड में विसरण यानी डिफ्यूज कर रहा है, वापस से उसी में छोड़ दे रहा है। तीसरी चीज क्या होती है, ये पॉइंट डाल डाल के वहां पे लिखने। तीसरी चीज, बहुत सारे ऐसे ये आप कह सकते हो हार्मोन भी क्रिएट करता है प्लेसेंटा, जो कि आप कह सकते हो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के और करने के लिए
और उसमें उसको डेवलपमेंट कराने के लिए भ्रूण का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि हार्मोन आप बता सकते हो HCG और HPL, इनकी फुल फॉर्म भी लिख लो। इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, लैक्टोजेन। ये क्या होते हैं, हार्मोन। इसीलिए हम प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक अ एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज सिक्रेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रेगनेंसी। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगला एक पॉइंट और भी लिख सकते हो इसमें, क्योंकि प्लेसेंटा कई सारी एंटीबॉडीज भी रिलीज करता है जो कि फिटस को मिलती हैं, जो कि इसको रक्षा करती है, इसकी सुरक्षा करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। किससे, चेचक हो गई, डिप्थीरिया हो गई, खसरा जैसी बीमारियों से डेवलपिंग फिटस को बचाती भी हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज भी बच्चे को प्रोवाइड करता है। तो ये सारे ऐसे कार्य लिख दो। अब इस तरीके से आप लिखोगे, आपका एक पेज भर भी जाएगा और आपके 3 नंबर में 3 नंबर आपको मिलेंगे। ये होता है वे ऑफ राइटिंग द आंसर, ऐसे लिखना होता है। पहले अपरा की डेफिनेशन लिखो जो मैंने बताई, छोटा सा डायग्राम बना दो, एंड देन ये हेडिंग डालो अपरा के कार्य, देने से कार्य बता दो, बस बहुत हो गया, इतना इनफ है। 3 नंबर में इतना इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे का गा, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको बताना है अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस, दोनों में विभेद बताना है। तो दोनों आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा। आपको क्या करना है, वहां पे एक हेडिंग डालनी है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मेंडल का। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम, क्योंकि किसी भी लक्षण के लिए 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं, यानी कि जैसे मटर के पौधे में उन्होंने बताया, मटर का फूल का रंग देखो कैसा होता है, बैंगनी हो सकता है, सफेद हो सकता है। फली का रंग देखो कैसा हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है। उन्होंने बताया किसी भी लक्षण के लिए 2 विपर्यासी होते हैं, यानी 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स होते हैं, विपरीत विपरीत। अगर हम उनको क्रॉस करवा दें आपस में, ये जो अलग अलग लक्षण हैं, अगर इनको हम क्रॉस करवा दें तो जो F1 पीढ़ी में सभी के सभी संतान आएंगी, यानी कि जो प्रोजेनी आएंगी, वो कैसी होंगी, डोमिनेंट वाले को क्या करेंगी, शो करेंगी। पर यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता ही नहीं। जब एक मिराबिलस जालपा जो एक पौधा है, उसका पुष्प में 2 रंग के होते हैं, एक कैसा होता है लाल रंग का और एक कैसा होता है सफेद रंग का। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 विपर्यासी लक्षण, इनको हम क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाया, पर उसमें क्या हुआ, F1 प्रोजेनी के जो सभी के सभी प्लांट है, उनका रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। मतलब वो अलग ही रंग के आगे, यानी एक मध्यवर्ती, उन्होंने एक इंटरमीडिएट कलर वहां पे दे दिया, ना तो आए लाल ना ही आए कैसे, सफेद। तो इसको इन्होंने क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ये क्या है, मेंडल के लॉ से डेविएशन है। इसकी खोज किसने की थी, कार्ल कोरेंस ने की थी। उन्होंने क्या बताया, ये मेंडल के लॉ को नहीं मानते। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, F1 प्रोजेनी सभी की सभी कैसी होनी चाहिए, या तो लाल होती या तो कैसी होती, सफेद होती, पर यहां पे कैसी होगी, गुलाबी होगी। तो ये इतनी बातें लिखनी है कि जब हम 2 विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि गुलाबांस, या जिसको आप मिराबिलस जालपा कह सकते हो, इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, सब लिख लो। इसको हम क्या कहते हैं, गुलाबांस, या इसी को 4 o'clock भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, मिराबिलस जालापा प्लांट। तो ये जो है, इसमें क्या हुआ, 2 प्रकार के ट्रेट होते हैं। एक कैसा होता है आपका, लाल रंग के, है ना, और एक कैसे होते हैं, सफेद रंग के। तो लाल वाले को हम क्या ले लेते हैं, इसके एलील मानो कैपिटल आर ले लेते हैं। तो सफेद वाले के क्या, स्मॉल आर। और इनके बीच में जब क्रॉस करवाया उन्होंने, तो गैमीट कैसे बनेंगे भाई, कैपिटल आर, इसके स्मॉल आर। तो उन्होंने जब क्रॉस करवाया ये ऐसे, तो कितने, 4 बनेंगे ना टोटल, ऐसे। इधर क्या रख लो, कैपिटल आर, उधर स्मॉल आर।
सभी के सभी कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन सभी का जो रंग हुआ वो कैसा आ गया, गुलाबी रंग के आगे, पिंक कलर के आगे, गुलाबी रंग, है ना। सभी के सभी फूल कैसे आए इसमें, गुलाबांस में मेरा बिलख जलापा में गुलाबी रंग की। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। इसमें कई बार पूछ लेता है कि जो F2 जनरेशन आएगी यानी F2 पीढ़ी, ये तो F1 है, कौन सी है ये F1 है। F2 का बताइए आप जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा, तो निकाल के देख लो यहीं पे। ये क्या है F1, तो F1 का जब हम क्या करा दें, सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब आपस में क्या करवा दें, क्रॉस, तो देखो क्या बनेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके गैमीट जो बनेंगे इनका क्रॉस करवा लो ऐसे, और देखो एक साइड क्या रहेंगे, इसके जब गैमीट बनेंगे तो एक में कैपिटल आर जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसमें क्या होता है, एक एक जाएगा एलील ना, और एक जाएगा इधर, इधर भी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसे। तो देखो यहाँ पे कितने टाइप के गैमीट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है कैसा, कैपिटल आर एक बन रहा है, और कैपिटल आर स्मॉल आर कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, स्मॉल आर कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, रेशियो इसका, किसका, जीनोटाइपिक रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइप रेशियो भी बोलते हैं इसको। ये हो गया। फिनोटाइप भी देखो तो फिनोटाइप भी तो एक है, यही है, मतलब 1:2:1, क्या है, पहला क्या हो जाएगा लाल, और ये दोनों कैसे होंगे गुलाबी, और लास्ट वाला कैसा हो जाएगा सफेद। यानी कि आपको बताना है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों के दोनों क्या रह रहे हैं, टाइपिक रेशियो भी क्या है, सेम ही है। यानी कि F2 जनरेशन में जब इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा तो उसमें जीनोटाइपिक रेशियो वो भी क्या रहेगा 1:2:1, और जो ये फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा ये भी क्या रहेगा 1:2:1, यही रहने वाला है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अप्रभाविता का। इतना आपको लिख देना है, जो डेफिनेशन मैंने बताई वो डेफिनेशन आपको लिख देनी है, बस इतना ये इनफ है। देन इसके बाद आती है सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता देखते हैं। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, 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 कोडोमिनेंस ये भी क्या है, मेंडल के नियम से क्या है, अपवाद कह सकते हैं, डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन लॉ। क्या है इसमें, मेंडल ने वापस से वही बोला कि विषम युग्मजी कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, उनमें से एक ही एलील होगा जो अपने लक्षण को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और दूसरे वाले को क्या करेगा, लक्षण को सप्रेस कर देगा। कैसे, जैसे उन्होंने बताया, अगर मान लो टॉल प्लांट को और शॉर्ट प्लांट को क्या कराओ, क्रॉस कराओ, तो टॉल वाला एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में प्लांट कैसा होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि जो रेसेसिव वाला एलील है स्मॉल टी, इसके कैरेक्टर को कैपिटल टी वाला क्या कर देगा, दबा देगा, सप्रेस कर देगा, ये बताया उन्होंने। पर वापस से क्या, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे मेंडल का ये वाला लॉ लागू नहीं होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है, दोनों की दोनों एलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, आप क्या लिखेंगे इसमें, जब विषम युग्मजी कंडीशन में यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों एलील अपने कैरेक्टर्स को क्या करें, एक्सप्रेस करें, है ना, या अपने कैरेक्टर्स को दिखाएं, लक्षणों को दिखाएं, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। अब उदाहरण में क्या लिखोगे, जैसे लिखोगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, यानी कि मानव रक्त समूह जो है, क्या है, मानव रक्त समूह। तो जो मानव रक्त समूह है उसमें यही होता है, क्या होता है, मानव रक्त समूह में अगर मान लो क्या है, एलील कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मतलब I-A I-B एलील जो है, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो मानव का जो रक्त समूह है वो कैसा हो जाता है, AB हो जाता है, क्या हो जाता है, AB ब्लड ग्रुप हो जाता है। और ये हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता बोलते हैं। ज्यादातर क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे जो एलील, क्योंकि ये मल्टी एलिलिज्म का उदाहरण भी होता है, कौन सा, मानव रक्त समूह, क्योंकि इसमें हर बोलते हैं कैरेक्टर के लिए कितने एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो, तो हर व्यक्ति में
कितने जा सकते हैं? 2 ही जा सकते हैं, पर होते कितने हैं इसमें? मानव रक्त समूह में 3 एलील होते हैं। कौन कौन सा? एक IA होता है, IB होता है और एक I0 बोल सकते हो, या फिर स्मॉल i से भी इसको कई जगह पे लिख दिया जाता है। तो ये जो है ये कैसा कहलाता है? रिसेसिव कहलाता है, रिसेसिव। यानी कि इसमें से कोई एक हो और ये एक हो तो उसी को शो करेगा। जैसे मान लो अगर कंडीशन क्या हो, IA और ये स्मॉल i हो, तो इस कंडीशन में जो रक्त समूह होगा, ब्लड ग्रुप, वो क्या होगा? A ही होगा। पर अगर मान लो IA और IB हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? AB होगा। ये सभी कॉम्बिनेशन याद रखने आप लोगों को। उसके बाद मान लो क्या है, अगर स्मॉल आई दोनों है, या I0 जिसको हम बोलते हैं, तो इस केस में रक्त समूह क्या हो जाएगा? O। ये जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंटीजन को। यानी कि एलील जो IA है ये कौन सा एंटीजन बनाएगा? A। IB जो है कौन सा एंटीजन बनाएगा? B एंटीजन। दोनों ही अगर प्रेजेंट हो गए किसी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि 3 में से ये 3 है ना टोटल एलील, ये तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीन I को। जीन I, मान लो जीन I कोई है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड ग्रुप के लिए। तो इसके 3 एलील हैं, IA है, IB है और IO है, या फिर स्मॉल i बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है? ऊपर वाले, इनको डोमिनेंट बोला जाता है। ये क्या है? डोमिनेंट। और जो नीचे वाला बेचारा है ये क्या है? रिसेसिव। तो जब दोनों ही डोमिनेंट आ जाते हैं तो उस केस में वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सह प्रभाविता बोलते हैं। पर अगर इनमें से कोई एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव वाला हो तब तो डोमिनेंट ही आता है। इसी की एक कंडीशन दूसरी ये बना सकते हो आप, मान लो IB है और स्मॉल i है, तब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये B वाला डोमिनेंट, ये रिसेसिव, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। जब दोनों आ जाएंगे तो AB हो जाएगा, दोनों रिसेसिव आ जाएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? O हो जाता है। इस तरीके से आपको वहां पे बता देना है, और यही सह प्रभाविता और आपका जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें विभेद भी हो जाएगा। और इस तरीके से अलग अलग भी पूछ सकता है, पॉइंट में बना के भी लिख सकते हो, पर पॉइंट से बेटर है इसमें, क्योंकि पॉइंट उतने तुम बना पाओगे नहीं सटीक। पॉइंट का मतलब क्या होता है? एकदम टू द कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब जो आप इधर बात बोलो उसका जस्ट अपोजिट हो। तो जस्ट अपोजिट कहाँ आ पाएगा इसमें, है ना? तो आप ये बता सकते हो ऐसे। ये क्या है? आपका सह प्रभाविता का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथे का घ, जैव विविधता का महत्व समझाइए। आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का महत्व क्या है? तो सबसे पहले क्या करो, आप लिख दो जैव विविधता का, पहले जैव विविधता होती क्या है ये बता दो, है ना? मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन एक इसी सेट में आया है, जैव विविधता, इसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ये मार्कर क्या कर रहा है? खराब हो गया है। बायोडाइवर्सिटी, है ना? ये आपको बताना है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का, विभिन्न प्रकार के जीवों का किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाना ही क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है समझो। हमारी पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, या छोटे छोटे प्लांट्स हो जिनको हम एल्गी बोलते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये सभी का अपना अपना रोल है। जैसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं? मान लो अगर एल्गी है तो वो कोई फ्रूट नहीं दे रही, पर वो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या कर रही है? फूड को प्रोड्यूस कर रही है। ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। तो कुछ प्लांट हो गए या एल्गी हो गई, इनका काम क्या है? फूड को प्रोड्यूस करना। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये यानी कि सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूज करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, फूड कहते हैं। उसको कोई हर्बीवोर्स खाता है या छोटे छोटे एनिमल खाते हैं, उसको दूसरा खाता है। तो एक तो फूड प्रोडक्शन में कह सकते हैं। दूसरी चीज आप बता सकते हैं कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन को, जलवायु को, वातावरण को क्या स्वच्छ बनाने के लिए, क्योंकि बाकी एनिमल्स जितने हैं वो क्या कर रहे हैं? सब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, एंड इनटेक क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को। और इस ऑक्सीजन को बनाने का काम कौन करता है? प्लांट करते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे पॉइंट वहां पे आपको लिखने हैं। आप ये भी बता सकते हो कि हम जितना भी वेस्ट क्रिएट करते हैं, ये फाइनल जो वेस्टेज होता है इसको डिग्रेडेट कौन करता है? डिग्रेडेबल कौन बनाता है? बायोडिग्रेडेबल।
इसको कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं, इसको डिग्रेडेट कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, अपघटित करके, डिकम्पोज करके वापस से हमारे सॉइल में, वापस से हमारे इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट बना के लिखना है वहां पे कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जैव विविधता की। जितने भी डिफरेंट टाइप के जीव होंगे उतना ही अच्छा होगा। अब देखो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, टाइगर रिजर्व बनाते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, जहां पे क्या किया जा रहा है, संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं ना, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन या फूड वेब, तो ये सब इंपॉर्टेंस है। हर प्राणी, हर जीव इस पृथ्वी पे अपना एक रोल प्ले करता है, और अगर वो यहां से क्या हो गया, विलुप्त हो गया, मर गया एकदम हमेशा के लिए, क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे पृथ्वी पे रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे रूल बनाए जाते हैं, एनवायरमेंटल एक्ट बनाए जाते हैं, जिससे हमको क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है। ऐसे अगर हम किसी चीज को एकदम सडनली क्या करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो सब एकदम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ लाइफ बैलेंस नहीं रह पाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, जैव विविधता को बनाए रखना है, और यही इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे बताना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है आपका पांचवें का है जैव विविधता संरक्षण, सब उसी से रिलेटेड है। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पांचवें के जो 4 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि छोटे छोटे वीडियो में तो समझ नहीं आता कहाँ से, मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लिक करना है, सिंपल से सारी वीडियो सीक्वेंस में अपने आप प्ले होती चली जाएंगी, या आपको सारी वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई सजेशन है, कोई सुधार की जरूरत है तो वो भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।